जय हिंद साथियों। ज्ञान बिंदु का न्यू बुक 3rd एडिशन आया दोस्तों, तो उसी का हम लोग डेली एक सेट देखेंगे। जो भी 2025 के लिए बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट ज़रूर देखें एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। ये परीक्षा कब हुआ है दोस्तों? ये जो परीक्षा हुआ है 16/7/2023 का देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों? क्यू की राजधानी यूक्रेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूक्रेन। इसका साथ में डिस्कशन भी देखते हुए चलेंगे। क्यू की राजधानी यूक्रेन, यहाँ की मुद्रा रिविन्या है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, इसकी मुद्रा फ्रैंक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्वीडन का राजधानी जो हो जाएगा दोस्तों स्टॉकहोम, और उसका मुद्रा जो है क्रोना। उसके बाद स्पेन का राजधानी मैड्रिड, पेसेटा, इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? स्पेन की पेसेटा। अब नेक्स्ट रोमानिया देश की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? बुखारेस्ट और रोमानिया का मुद्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? ल्यू। क्या हो जाएगा दोस्तों? ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देश हंगरी का राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? बुडापेस्ट का मुद्रा क्या है, मतलब कि हंगरी का मुद्रा क्या है दोस्तों? फ्रंटियर। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रंटी। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया साथियों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कुंवर सिंह के द्वारा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 3rd नंबर प्रश्न, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि साथियों आपका बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका डिस्कशन क्या कर रहा? वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है, ठीक है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले रंग की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी छोटी तरंग दैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्रों को प्रवेश करता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या कहा गया है। लाल रंग कोहरे या धुंध से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का दिखाई देता है। दूर से दिखने पर भी लाल रंग ही दिखाई देता है, अतः खतरे का संकेत सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, ठीक है दोस्तों। बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहा गया है। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो किन जातियों का उदाहरण है साथियों? ये है सुमेध जातियां। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका डिस्कशन क्या कहता है। सुभेद जो है ना, जिस प्रजाति की वनों
में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक कमी दर्ज की गई हो, सुभेद प्रजातियों के अंतर्गत आती है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रमुख भारतीय जनजाति, प्रमुख प्रजातियां जो सुभेद की श्रेणी में है: तेंदुआ, एक सींग वाला गेंडा, चीता, 4 सींग वाला मिर्ग, भारतीय वाइसन, समुद्री गाय, असलोत भालू आदि। अब दोस्तों संकटग्रस्त प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां का वनों में विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इसमें वयस्क सदस्य की संख्या केवल 250 या उससे अधिक कम शेष रहती है, जैसे संगाई हिरन। क्या हो जाएगा? संगाई हिरन, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा और पेंगुइन आदि। विलुप्त में जिस प्रजातियां का कोई सदस्य जीवित ना हो उसे, तथा विश्व में सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, उन्हें विलुप्त प्रजाति कहते हैं। जैसे डोडो तथा अफ्रीकी के शेर के 3 उप प्रजातियां वाली नावन कैस्पियन। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, दुर्लभ प्रजातियां। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों में सीमित या बड़े स्थानों में विरल रूप से बिखरी हुई है। हम्बोसिया डेक्रेंस बड़े दक्षिण पश्चिमी घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजातियां हैं। ठीक है साथियों। लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास। पहला, प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ, जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है, के संरक्षण हेतु इसे शुरू किया गया था। किसको शुरू किया था दोस्तों? प्रोजेक्ट बाघ, 1973। दूसरा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास को संरक्षण द्वारा उसकी संख्या वृद्धि कराना था। ठीक है साथियों। अब आएगा होंगल परियोजना। इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। अब मगरमच्छ संरक्षण परियोजना का दोस्तों, मगरमच्छ संरक्षण हेतु 1974 में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। केंद्र मगरमच्छ का प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है हैदराबाद में स्थित। कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित। नेक्स्ट आपका जो कह रहा साथियों, मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया है। गेंडा परियोजना एक सींग वाले गेंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गेंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया था। कब दोस्तों? 1987 में। अब आ जाएगा गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। ठीक है साथियों। आगे देखते हैं। इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम योजना 2020 से 25 का शुभारंभ किया है। ठीक है। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डिक्लोफेनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है साथियों। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक दवा से ही होती है। नेक्स्ट, हिम तेंदुआ परियोजना। हिमालय राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण अधिनियम साथियों, हिमालय जो है ना, हिमालय राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2009 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका, वो पूछा गया है भारत का सबसे बड़ी नमक पानी की झील। भारत की सबसे
बड़ी, जो सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सा है दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? चिल्का। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, सोलर सेल बने हुए होते हैं, तो सोलर सेल बने हुए हैं दोस्तों अर्धचालक के। किसके दोस्तों? अर्धचालक के। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन SI का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, इसको आप लोग PDF से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों ने निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। कौन नहीं शामिल था? ब्रिटेन। नेक्स्ट, इसका विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्रों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्रों में शामिल थे जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय नामक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन क्या कहता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारतीय मानक समय को निर्धारण हेतु मानक यमनोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर कुशरोत में इसे इलाहाबाद यानी नैनी को भी बताया गया है से होकर गुजरती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट, वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्या हो जाएगा साथियों? बी। नेक्स्ट, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई पूछा है साथियों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 2.74 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 2.74 सेंटीमीटर। दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन यहाँ है, आपका सोल्व आप लोग देख लीजिएगा PDF से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में जो है ना दोस्तों, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये लगाया गया था 1968 में। कब? 1968 में। इसका डिस्कशन क्या कहता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे दोस्तों? भोला पासवान शास्त्री। उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। ठीक है, बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया था, प्रधानमंत्री यानी PVTG विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। तो किस विकास से संबंधित है दोस्तों? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी समूहों से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसरो। क्या हो जाएगा? इसरो। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इसका डिस्कशन क्या कहता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास पर
ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया था। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया था साथियों, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं। तो बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोर्ट। क्या कहते हैं? कोर्ट। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। कहाँ किया था दोस्तों? जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था, ठीक ना। FIBA की स्थापना 1932 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? FIBA की स्थापना 1932 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के जो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्यों को। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 80(3) के अनुसार। क्या हो जाएगा? 80 सब क्लोज 3 के अनुसार, 80 क्लोज 3 के अनुसार। ठीक है साथियों। ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहार अनुभव हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? सैनिकों को अनुदान। क्या हो जाएगा दोस्तों? सैनिकों को अनुदान से। अमरम शब्द का अर्थ क्या है? सैनिकों को अनुदान से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान है। ठीक है। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो किसकी सलाह से दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85। कौन कहता है? अनुच्छेद 85। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी। प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी कौन सा है दोस्तों? अनाईमुडी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनाईमुडी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन क्या करता है? अनाईमुडी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर प्रायद्वीप पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया था। मोती प्राप्त करने वाले के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ओएस्टर का। किसका? ओएस्टर का। डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त किया जाता है। क्या है? मोती प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा परितारिका द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? परितारिका के द्वारा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसका डिस्कशन क्या कहता है, डिस्कशन भी देख लेते हैं दोस्तों। साथ में कुछ डिस्कशन छोड़ते हुए चलेंगे साथियों, उसको आप लोग PDF से कवर कर लीजिएगा, लेकिन 90% आपको डिस्कशन हम करवाते हुए चलेंगे, आप लोग निश्चित रहिए। मनुष्य नेत्र पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिक यानी आइरिस द्वारा होता है। ठीक है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रण करता है। ठीक है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। मानव नेत्र एक कमरे की भांति है। क्या है? मानव नेत्र एक कमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं प्रतिबिंब बनता है, जिसपे प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को ही कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अभिनेत्र लेंस यानी रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है।
नेत्र गोलक का आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 2.3 सेंटीमीटर लगभग होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। ठीक है दोस्तों। कॉर्निया और आंखों के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। आंख में लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे काचक द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काचक द्रव भी कहते हैं। रेटिना में शंकु आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। क्षण कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। ठीक है दोस्तों। हम अपनी आंखों के रेटिना को क्षण कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो सभी अवलोकनों पर क्या बोल रहा है? आधारित नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? गुणोत्तर माध्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुणोत्तर माध्य। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्कशन क्या कहता है। इसका जो डिस्कशन कह रहा साथियों, केंद्रीय प्रवृत्ति का औसतन के 5वें सांख्य माप हैं। ठीक है। कौन कौन सा? समांतर माध्य, माध्यमिका, बहुलक और ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य। ठीक है। उपरोक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय माध्य तथा हरात्मक माध्य औसतन विशिष्ट परिस्थितियों द्वारा उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति में माप इसी बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित हैं, किंतु आंकड़ों को समुचित अर्थ विमोचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या वे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्र हैं। सही गुणोत्तर माध्य ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है साथियों? नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है वो आपका अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। क्या है? प्रकाशित सघन है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसका डिस्कशन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। ठीक है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन से विरल के माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? नेक्स्ट जो आपका कहता है दोस्तों, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है दोस्तों। ये जाना जाता है कुमायूं हिमालय। क्या जाना जाता है दोस्तों? कौन सा? कुमायूं हिमालय। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटिया के आधार पर सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं साथियों। पहला जो है आपका प्रादेशिक विभाजन, पहला में प्रादेशिक विभाजन, दूसरा में लंबाई उसका विस्तार। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसको आप लोग PDF से देख लीजिएगा साथियों, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ है। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है साथियों वो आपका क्या है? नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है वो आपका सरकार द्वारा अवरोधों
अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है उदारीकरण। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उदारीकरण दोबारा इसका डिस्कशन जो कह रहा है साथियों, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, इसका डिस्कशन क्या कहता है? उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना या मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को प्राप्त करने या कम करने से संबंधित है। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंध या दोनों में निजी क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ावा अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण है। वैश्वीकरण, किसी अर्थव्यवस्था को विश्व में अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो किसने लिखी दोस्तों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो उत्तर हो जाएगा 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मुहाविद्दीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा दोस्तों? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? के विनोद चंद्र। कौन है दोस्तों? के विनोद चंद्र। पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी जस्टिस के विनोद चंद्र को नियुक्त किया गया है। कब? 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या है? तो वह एक प्रकार का क्या है दोस्तों? चक्रवात। बिपरजॉय क्या है? एक प्रकार का चक्रवात। खबरों में रहा बिपरजॉय एक चक्रवात था। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? बांग्लादेश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा कहलगांव। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ठीक है, यह भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है, तो कितना? 1/6 भाग होता है। क्या दोस्तों? 1/6 भाग होता है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। तो पानी का क्वथनांक पूछ रहा है दोस्तों, सेल्सियस में कितना होता है? तो 100 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 100 डिग्री। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर हुआ तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समिष्ट गुण होता है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है साथियों, जल के लिए तापमान का जो है ना साथियों 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता घटती है। क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि जो होता है ना, तरलता को घटा देती है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि दर से तरलता घटती है। ठीक है, रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उसके लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करना। क्या होता है दोस्तों? प्रदान करना होता है। रिवर्स
रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालीन ऋणों पर प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन ऋणों को लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव, वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता में कमी होगी, परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी, उपभोग, एक मिनट साथियों, इसको उपभोग, व्यय एवं निवेश, व्यय में गिरावट, अर्थव्यवस्था समग्र मांग में कमी होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण यानी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में ही अधिक कहना है। नेक्स्ट, धुआंधार प्रताप का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, धुआंधार प्रताप से। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा, धुआंधार प्रपात जो है दोस्तों नर्मदा नदी से है। धुआंधार जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है दोस्तों। और जलप्रपात जो है ना, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, भारत में अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैलें कठोर हैं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे, दुग्धधारा और कपिलधारा जो है ना साथियों, वो आपका जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। नेक्स्ट आपका मैथ का प्रश्न है साथियों। तो क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा 50%। इसका सोल्व आप लोग PDF से देख लीजिएगा साथियों। PDF का लिंक हमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो गुरु दक्षिणा शब्द में जो है कौन सा समास पूछ रहा है साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों का मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। समास के भेद कितने हैं साथियों, 6। अवयवी भाव समास, बहुब्रीहि समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना। पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ठीक है साथियों, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन क्या कहता है, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना है। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकरे ने की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों आपका, इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड का। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं दोस्तों। इसका डिस्कशन क्या कहता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड
यानी HF का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? फ्लोरोहाइड्रिक, फ्लोरोहाइड्रिक और हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम। क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम फ्लोराइड। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। क्या हो जाएगा? यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है, हाइड्रोजन। फिर इसके बाद इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट आपका जो कहता है दोस्तों, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? काठियावाड़ी किसान। क्या हो जाएगा दोस्तों? काठियावाड़ी किसान इसका आंसर हो जाएगा। 1915 में जो है ना, भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, यानी काठियावाड़ी किसान की तरह, ठीक है। नेक्स्ट, और इसका डिस्कशन क्या कहता है? 1915 भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिससे वे आजीवन पहनते रहे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो ज़मीन देता था वो डैश कहलाती थी। तो क्या कहलाती थी दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों फीफ। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो ज़मीन देता था उसको फीफ कहलाता था। क्या कहलाता था? फीफ कहलाती थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आश्वित जल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आश्वित जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। आश्वित जल एक यौगिक होता है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, आंसू, मीथेन, चीनी, नमक आदि, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है साथियों? कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, GDP। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था दोस्तों वो आपका ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। डी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका, और इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो किसे चुना जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नवनिर्वाचित लोकसभा के तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के रूप में लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है? कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। G20 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 में 19 देश यानी अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलकर कुल 21 देश हैं, 21 देश सदस्य हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब
और दक्षिण अफ्रीका, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ 2023 है, अब तक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से पादप युग में उभय लिंगी पुष्प होते हैं? तो उभय लिंगी पुष्प कौन से पादप में होते हैं दोस्तों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा गुड़हर तथा सरसों, गुड़हर तथा सरसों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंग पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हर व सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई भी जननांग उपस्थित होता है तो उसे हम पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। ठीक है, और पुष्प पौधे में प्रजनन का कार्य करते हैं। पुष्प पौधे जो है ना, प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज का उत्पन्न करता है, फल एवं बीज का उत्पन्न करता है। पुष्प एक डंठल दोबारा तने में संबंधित होता है। इस डंठल को वृंत या पेडिसेल कहते हैं। वृंत के सिरे पर स्थित चपेट भाग को पुष्पासन या थैलामस कहते हैं। एक प्रारूपित पुष्प में पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं, जिन्हें पुष्प के चक्र भी कहते हैं, जो पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जिसको नर जननांग कहते हैं, आज्यांग मतलब मादा जंग, क्या हो जाएगा? मादा जननांग। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग तथा पुमंग एवं जननांग को आवश्यक अंग कहते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? टेनिस, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा साथियों? पुर्तगाल। भौगोलिक अनुसंधान ने पुर्तगाल को यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे, जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में शुरुआती में नए समुद्री मार्गों की खोज की बीड़ा उठाया, नई समुद्री खोज का बीड़ा उठाया, यात्रियों को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो अफ्रीका के महाद्वीप की सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है दोस्तों, इसी के उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा 1942 में अमेरिका की खोज वास्को डी गामा द्वारा पुर्तगाल 1498 में भारत समुद्री मार्ग की खोज की गई। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, तो कितने से नहीं अधिक होगा दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1/3 से, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, विधान परिषद वाले राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 भाग से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। जी का मान कितना होगा? तो बड़ा जी का मान पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बड़ा जी का मान पूछ रहा, तो बड़ा जी का मान हो जाएगा 6.67 × 10⁻9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और इसका डिस्कशन क्या कहता है, डिस्कशन भी देख लेते हैं। गुरुत्वीय नियतांक यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे ही जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपका क्या कहता है साथियों, डेमोस शब्द का तात्पर्य। तो डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है दोस्तों, जनता। क्या हो जाएगा, जनता से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द, लोकतंत्र जो है ना शब्द अंग्रेजी शब्द यानी डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डोमेस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः है जनता और शासन। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। कितना, 7 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है। नेक्स्ट, बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ना दोस्तों, ये आपका कहाँ है, ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल्य अधिकारों का विवरण है। ठीक है, मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया था। नामबिम मरुस्थल स्थित है। नामबिम मरुस्थल जो स्थित है दोस्तों वो आपका है अफ्रीका में। कहाँ है, अफ्रीका में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, ये आपका लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल्य रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय साक्षरता आयुक्त कौन है? तो इसका उत्तर को क्या हो जाएगा, पीके श्रीवास्तव। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय साक्षरता आयोग यानी केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। सांतनाम समिति की सिफारिश पर सन 1964 में केंद्रीय सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति मतलब होनी चाहिए दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों का संख्या 1/10। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कोरम या गणपूर्ति समस्याओं दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या 1/10 होना चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। ठीक है, यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित करते हैं वो दोस्तों आपका वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार के द्वारा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इसका डिस्कशन क्या कहता है, इसका डिस्कशन भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था का मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेश मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। नेक्स्ट मैथ का प्रश्न है साथियों, 3600 का 10% वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता हो? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो इसका उत्तर आएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। संसाधन जो वर्षों के
उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो उन्हें कहते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनवनीकरणीय। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें अनवनीकरणीय कहते हैं। जिन साधनों का एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जाता है उसे अनवनीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवनीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवनीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय में ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया था दोस्तों, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जीवाश्म। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, जीवाश्म। सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इसका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप यदि कोई मित्र कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए तथा उनमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, जीवाश्म कितने पुराने हैं इस बात का आकलन करने के लिए घटक हैं सापेक्ष का फॉलिक्स डेटिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, सापेक्ष का फॉलिक्स डेटिंग। जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टानें बनते हैं। ठीक है, चट्टान जीवाश्म युक्त यानी जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका पूछा गया है साथियों वो आपका है, बापू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा एससी के लिए। बापू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति यानी एससी के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए साधनों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट, और यह योजना है ना लड़कियों के लिए 1961 से 66 में 1961 से 66 से चल रही है। ठीक ना, इसे 1989 से 90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 से 18 में संशोधित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी भारतीय निगम नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, BSNL। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय नहीं है दोस्तों। टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी एवं एशियन पेमेंट्स ये सभी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम हैं। बहुराष्ट्रीय निगम में वे कंपनियां जो अपने देश के साथ अन्य देशों में भी कार्य करती है और अपनी शाखाओं को सहायक कंपनियों आदि नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, भारत की स्वदेशी लाइट यानी कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन डैश एयर टू एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, पाइथन 5। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, बिहार में कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रहे थे। ठीक ना, कब, अगस्त 2015 से जून 2017 तक। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति पद पर 2017 से 22 तक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, नाथपा झाकड़ी
हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्यों में स्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नापता झाड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी के पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहा गया है? चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं। तो चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं समवृत्तीय। समवृत्ति क्या किस प्रकार के दोस्तों? समवृत्ति प्रकार के। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समवृत्ति अंग, ठीक है ना, समवृत्ति और समरूप अंग। पक्षी चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दृढ़ उंगली के मध्य त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी का जो है पंख ना उसकी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है, जो पैरों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प उसकी संरचना एवं संघटकों बहुत अंतर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्योमेश। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका डिस्कशन क्या था? इसका डिस्कशन देखते हैं हम लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टोविनियम ह्यूम यानी एओ ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिन ओ ह्यूम थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, E20 क्या था? तो E20 पूछ रहा दोस्तों, E20 क्या था? तो E20 एक प्रकार का क्या था दोस्तों? ये था अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। E20 अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु यानी कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इसका डिस्कशन क्या कहता है? नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं। ये पौधे एवं जंतुओं के कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है। इस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है दोस्तों। उसके बाद यह अर्थ क्रस्ट के अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? 71वां नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपको 21 सितंबर को। कब? 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शॉन कॉनरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? शॉन कॉनरी। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता जॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने
डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जो कह रहा है दोस्तों, इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आपका कहता है? अगला प्रश्न जो आपका कहता है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 124। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद जो है ना 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ आदि उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो आईपीएल 2023 में पूछ रहा साथियों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आईपीएल 2023 की विजेता सीएसके है। कौन है? चेन्नई सुपर किंग। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2023 की गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने में सर्वेक्षण करना। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इसका डिस्कशन किया गया था। एनएसएसओ एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसकी स्थापना 1950 देश के आंकड़े संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधी आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एक बड़े पैमाने पर सर्वे करने का उद्देश्य से की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। तो भारत सरकार का जो प्रथम लॉ ऑफिसर है दोस्तों वो है आपका अटॉर्नी जनरल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका अनुच्छेद क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के पद पर धारण करता है। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? NVS 01 एक डैश है, क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का क्या है दोस्तों? उपग्रह। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट यानी श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों से पहला है। ठीक ना। NVS 01 उपग्रह को GSLV F12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपका पूछा गया है बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? यशवंत व्यास के द्वारा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न मैथ से है दोस्तों। मैथ का आप लोग 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे सॉल्व किया गया है दोस्तों, इसको आप देख भी सकते हैं, PDF से आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया है? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भगत सिंह। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 में पंजाब में किया गया था। इसके अन्य सहायक संस्थापक सदस्य छबील दास और यशपाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है दोस्तों? फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब ही सक्सेड बिकॉज ही डैश हार्ड वर्क। यानी ये डैश के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्कड आएगा। क्या आएगा दोस्तों? वर्कड। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है?
भारत में एक्सपोर्ट प्रियड्सनेस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसका डिस्कशन क्या कहता? नीति आयोग 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर रहा एवं 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 76.36 अंक के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? तापमान की एसआई मात्रा क्या था? तापमान की एसआई मात्रा केल्विन है। क्या हो जाएगा साथियों? केल्विन। तापमान के लिए दो बिंदु निश्चित किया गया है, पहला क्वथनांक बिंदु और दूसरा हिमांक बिंदु। तापमान मापने के लिए विभिन्न पैमाने सेल्सियस में माप सकते हैं दोस्तों, उसके बाद केल्विन पैमाने में भी माप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट पैमाने, उसके बाद रोमर पैमाने। चारों पैमाना का संबंध यहाँ दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा मणिपुर। कहाँ दोस्तों? मणिपुर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में साथियों स्थित है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फुमदी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। प्रेरित विद्युत धारा किस दिशा दी जाती है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम द्वारा। किसका द्वारा दोस्तों? फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त नियम द्वारा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे चित्र भी आप देख सकते हैं दोस्तों, चित्र दिया हुआ है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ सब देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? 87 नंबर प्रश्न साथियों। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो भारत जो मनरेगा लागू किया गया वो 2006 में। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले बदलापल्ली गांव से हुआ है। कहाँ से दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले बदलापल्ली गांव से हुई है। ठीक है, पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन सेड हिम पेसमेकर। ठीक है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? आंखें क्या कह रहा है इसमें? 89 नंबर में आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसको आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्थोमेलॉजी। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। और ओकोलॉजी जो है ना, ओकोलॉजी चिकित्सा की एक शाखा है जो कि कैंसर के अध्ययन को उपचार का निदान करने और रोकथाम से संबंधित है। ठीक है, और ओडोंटोलॉजी दांतों के संरचना के विकास और बीमारियों या समानताओं के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद हो जाएगा ये तो आपका हो ही गया दोस्तों। ये तो आपका हो जाएगा आँखों से संबंधित। नेफ्रोलॉजी ये गुर्दों का अध्ययन है। ठीक है, और ओटरहिनोलारिंजोलॉजी ये जो है दोस्तों आँख, नाक, कान, गले रोग का अध्ययन है। ठीक है, अब मोर्फोलॉजी पादपों का आकारीय संरचना। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। अब हो जाएगा सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन। सार्कोलॉजी में क्या हो जाएगा? पेशियों का अध्ययन। उसके बाद फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्यविधियों का अध्ययन।
ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन, ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन। टेटोलॉजी, टेटोलॉजी में उपार्जी लक्षणों का अध्ययन। एंटानोमी शरीर एवं विविधि अंगों के विच्छेद द्वारा प्रदर्शित सकल रचना। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्या कहता है, अगला जो आपका कह रहा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये ख़त्म नहीं हो सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये ख़त्म नहीं हो सकता है, विशेषता नहीं पाई जाती है। क्या हो जाएगा, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरणीय नहीं किया जा सकता। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है साथियों, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोरापुट खाने जो है ना दोस्तों, वो आपका है ओडिशा में। कहाँ है, ओडिशा में। कोरापुट खाने ओडिशा राज्य में स्थित है या ओडिशा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ियाँ पर बक्साइड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ओडिशा के अन्य खनिज क्षेत्र क्योंझर, सुंदरगढ़ और कालाहांड, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु हुआ था दोस्तों 1707 में। कब, 1707 में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन क्या कहता है, इसका डिस्कशन कह रहा साथियों, 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर और औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके शव को दौलताबाद में स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया। प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चाहार दीवान के अंदर उसे दफना दिया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहाद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था, ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका 94 क्या कहता है, जल के अणुओं की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, ये कहलाता है प्रासरण। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल के अणुओं की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति परागमय कहलाती है। प्रासरण यानी प्रासरण की प्रक्रिया जल की विलायक के अणु अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है, ठीक है। प्रासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागमय झिल्ली के संभव नहीं है। अब प्रासरण के उदाहरण कुछ पौधे। प्रासरण द्वारा पौधे अपने मूल्य भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधे के कोशिका में जल का संचलन प्रसारण द्वारा ही होता है, ठीक है। पौधे में पत्तियों से पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण प्रसारण के द्वारा ही होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने के प्रसारण की मुख्य भूमिका होती है। जब किसी पादप में कोशिका प्रसारण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को ही जीव द्रव्य कुचन कहते हैं। उसके बाद विसरण क्या हो जाएगा, उसके बाद विसरण में क्या है, द्रव गैस विलय अणुओं का उसके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति का विसरण कहलाता है। विसरण के उदाहरण
द्वारा गैस यानी O2 और CO2 का आदान प्रदान कोशिका के बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन विसरण द्वारा जल वाष्प बाहर निकलते हैं। उसके बाद क्या कहता है, पौधे के वाष्पोत्सर्जन विसरण जल वाष्प द्वारा निकलते हैं। इत्र की शीशी कमरे में खुलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैल जाती है। स्वच्छ जल में भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल में संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक श्यान बांक नहीं पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तनिक भी चतुराई। क्या हो जाएगा दोस्तों, तनिक भी चतुराई। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रिच्ड बाय नाउ। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हेड। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। 97 नंबर पर, कोइलवर पुल डैश पर स्थित है। कोइलवर पुल जो स्थित है ना दोस्तों, वो आपका है सोन नदी पर। कौन सी नदी पर, सोन नदी पर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पुल पर आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसके संस्थापक जिसका स्थापना जो हुआ ना दोस्तों, वो 1856 ईस्वी में, परिचालन 1882 से शुरू हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। अगला प्रश्न 98 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था। तो ये तो आप लोग बता ही सकते हैं दोस्तों, इसका कमेंट में कीजिएगा उत्तर साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी। क्या बोला है दोस्तों, फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड और बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। ये किया था दोस्तों सारनाथ से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उर्बेला यानी वर्तमान बोध गया से सारनाथ आए, ठीक ना, सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ दोस्तों हमारा पहला समाप्त होता है, पहला क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।